हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो है हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 है, पोस्ट कोड 715। एंड उससे पहले अगर हम आगे क्वेश्चन से बात करें तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वरना आप जो है सर्च कर सकते हो HPJE अभिषेक। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें आज के, तो वो है आपका 79, द क्लास बी एम्पलीफायर हीज बेस। तो इसमें ऑप्शन है कि एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लोड लाइन, नियर ट्वाइस टू द कट ऑफ, या जस्ट एट कट ऑफ, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले अगर हम एम्पलीफायर के क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हमारे पास होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी एम्पलीफायर। तो एंगल की बात करें तो क्लास ए हमारा 360 डिग्री एंगल में होता है, क्लास बी 180, क्लास ए बी 180 और 360 के बीच में, और क्लास सी आपका लेस देन 180। एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसमें आरसी कपलिंग की बात करेंगे तो 25% की एफिशिएंसी होगी, और अगर आप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 50% एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। क्लास बी और क्लास ए बी में 78.5 एंड क्लास सी में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है 95% की। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था कि आपका जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, तो जैसे आप देख सकते हो क्लास ए एम्पलीफायर में हमारा ये सेंटर में करेगा, क्लास बी में आपका ऑन एक्स एक्सिस में कट करेगा, एंड क्लास ए बी में आपका जो ए और बी के जो बीच वाला पोर्शन है वहाँ पे, एंड क्लास सी में हमारा एक्स एक्सिस के नीचे मीन्स वाई एक्सिस में आपको देखने को मिला है। तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें था क्लास बी एम्पलीफायर, तो क्लास बी एम्पलीफायर में यहाँ पर हम देख सकते हो एक्स एक्सिस में कट किया है। तो इसमें जस्ट एट द कट ऑफ, तो कट ऑफ जो रीजन है वो यहाँ पर है हमारा, जो कि आपकी एक्स एक्सिस है। अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करें तो हमारा क्लास ए एम्पलीफायर में कोई भी डिस्टॉर्शन हमें नहीं देखने को मिलती है। क्लास बी में आपकी जो है मोर देन ए और ए बी बट लेस देन सी होगी। मीन्स वही है कि इसके बेसिस में आप देख सकते हो कि इसमें आप देख सकते हो कि ए और ए बी आपका जो है इस पॉइंट से ज़्यादा है, तो मीन्स उससे डिस्टॉर्शन इसकी ज़्यादा होगी बट लेस देन सी हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हो क्लास ए बी में लेस देन बी एंड सी एंड मोर देन क्लास ए। उसका देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है वो क्लास सी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलती है। इसमें एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है क्लास सी एम्पलीफायर से। तो यहाँ पर क्या है आपका कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एप्लीकेशन में। तो क्लास ए एम्पलीफायर में आपकी है आउटडोर म्यूजिकल में, क्लास बी में आपका ऑडियो एम्पलीफायर में, और क्लास ए बी में टीवीएन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एंड क्लास सी में आपका आरएफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर एंड कम्युनिकेशन साउंड इक्विपमेंट्स के लिए। तो इसमें जो आपका एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा एप्लीकेशंस, एक आप इसमें क्यू पॉइंट और एक एफिशिएंसी और एंगल, ये इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा 79 का आंसर बन जाएगा बी, जस्ट एट द कट ऑफ। अगले की अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट एट द कट ऑफ, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80, 5 कैपेसिटर ईच ऑफ 5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो देखो इसमें आपको क्या है कि देख सकते हो आप सीरीज़ में हमारे पास 5 कैपेसिटर हैं, तो एक तरीके से वो पैरेलल के जैसे एक्ट करते हैं। तो अपना 5 माइक्रोफैरड अपॉन 5, तो इक्विवेलेंट हमें 1 माइक्रोफैरड मिलेगा, तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका डी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 81, if if P is the power of the star connected system, then what will be the power of an equivalent delta connected system। तो आपको ये क्वेश्चन को याद करना है, जो हमारे पास पावर एट स्टार इज इक्वल टू पावर ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय 3। तो हमें डेल्टा पूछिए तो 3 टाइम्स ऑफ एन स्टार हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 82, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट्स। तो परमिएबिलिटी, द मोमेंट ऑफ द मैग्नेट्स एंड परमिटिविटी। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो हमारा मैग्नेटिकल सब्स्टिबिलिटी होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसके दो फॉर्मूले इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन फोर्स, तो इन दोनों ये भी इनकी जो यूनिट्स है वो कैंसिल आउट होकर ये भी यूनिटलेस इस तरीके से भी बनती है, कि आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। इसको बोलते हैं तुम्हारा सब्स्टिबिलिटी इजिकल टू इसमें रिलेटिव परमिटिविटी -1। तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ओवरऑल आपका जो मैग्नेटिकल सब्स्टिबिलिटी है वो भी क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी में आ गया। तो यूनिटलेस में क्या है, जैसे एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट मीन सेम ही चीज़ को आप डिवाइड करोगे तो वो यूनिटलेस बन जाती है। पर यूनिट आपका क्या है, आपका यूनिटलेस आ गया। कपलिंग कोफिशिएंट मींस के हो गया, तो कितना आपका मतलब कि ये कॉइल वाले
कंसेप्ट से आता है कि कितना आपका जो कॉइल 1 है उससे जो आपका फ्लक्स है वो कॉइल 2 में लिंक किया है। अगर वो पूरा लिंक करेगा तो वो 1 आ जाएगा, अगर वो 50% करेगा तो 0.5 वैल्यू आएगी इसकी, और अगर इससे कम करेगा तो वो लूजली कपल्ड है। अगर हम एक्सएम की बात करें तो अभी बताया है, और म्यू आर आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये सारी क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटीज़ है। तो 82 का हो जाएगा आपका सी। अगर हम अगले की बात करें 83 की, स्किन इफेक्ट अकर व्हेन अ कंडक्टर कैरी करंट एट। तो देखो ये आसान एंड आपका मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही हमेशा स्किन इफेक्ट अकर होता है। आपका लो फ्रिक्वेंसी मीन्स 50 हर्ट्ज होगा यहाँ पे। अगर हम स्किन इफेक्ट की बात करें तो एट अ हाई फ्रिक्वेंसी, अब देखो क्या था कि जब 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी थी तो आपका जो रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी एंड रेजिस्टेंस ऑफ एन डीसी दोनों इक्वल था। बट जैसे ही आपका हाई फ्रिक्वेंसी अगर होती है तो रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी ही इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ डीसी। तो कितनी वैल्यू है, 1.55 आर ऑफ डीसी। पर ये चीज़ नहीं पूछी जाती जेई के पेपर में। अगर हम अगले की बात करें तो आप ये देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है आपका। इस कंडक्टर में आपके पास देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। जैसे आपकी हाई फ्रिक्वेंसी आई तो जो आपका रेजिस्टेंस है अंदर वाला और एक बाहर वाला रेजिस्टेंस की बात की गई है। तो आपका क्या है कि जो ये येलो पार्ट है इसमें ही आपका जो है करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली। तो वो कैसे, आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ कि रेडियस 1 R1 लेंगे यहाँ तक और R2 लेंगे हम वहाँ तक। तो अब हमारे पास पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल पाई आर स्क्वायर है। तो R2 माइनस ऑफ R1, तो R2 माइनस ऑफ R1, तो इफेक्टिव जो आपका करंट है वो कितने में फ्लो कर रहा है, इतने में। तो आपका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा और आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है कि जो अंदर वाला वाइट पोर्शन है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू आउटर ऑफ रेजिस्टेंस से। तो जैसे रेजिस्टेंस हाई तो करंट कम। तो आप देख सकते हो कि जो अंदर वाले में करंट कम है और बाहर वाले में करंट ज़्यादा है। तो ये होता है बेसिकली हमारा स्किन इफेक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा हमें जो कम्युनिकेशंस लाइंस होती हैं, मींस आपकी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो लाइंस होती है जैसे टेलीफोन लाइंस होती है, तो वहाँ पर जनरली हमें स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। अपने पावर फ्रिक्वेंसी मींस 50 हर्ट्ज में हमें ये नहीं देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस तरीके से बढ़ चुका है कि रेजिस्टेंस आपका रेडियस कम हो गया और रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया है, और आपका जो इंटरनल रिएक्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो ये दो क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। अगर हम आगे बात करें तो स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपका हो जाएगा स्किन डेप्थ। तो जो स्किन इफेक्ट है वो हो जाएगा अंडर रूट, आपका ये हो जाएगा आपका एक तरीके से परमेबिलिटी, फ्रिक्वेंसी, आपका कंडक्टिविटी एंड पाई। तो स्किन इफेक्ट डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर हम अब हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगर मैं 84 क्वेश्चन की बात करें, फॉर सिमेट्रिकल वेव फॉर्म एवरेज वैल्यू ऑफ वन फुल साइकिल इज। तो अब देखो एवरेज वैल्यू होगी आपकी RMS अपॉन एवरेज। अब हमारे पास जो सोनोसाइडल की जो हमारे पास RMS वैल्यू होती है वो है VM/√2 और एवरेज वैल्यू होती है 2VM/π। तो जब भी इसको सॉल्व किया तो 1.11। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जेई, लाइनमैन, SSA, इलेक्ट्रिशियन, ये सब में रिपीट करता है, बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम। अगर हम 85 क्वेश्चन की बात करें तो बंडल कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्या है। अब देखो हमें पास इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है 2 × 10⁻⁷ नेचुरल लॉग GMD GMR, ये एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब बंडल कंडक्टर में आपका बेसिकली क्या है, रेडियस बढ़ रहा है और रेडियस बढ़ने की वजह से आपका जो इंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। एंड अगर इसमें बात करें ट्रांसमिशन लाइन में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव इफेक्ट्स। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कैपेसिटेंस भी तो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली इसमें मैंने आपका रीज़न बता दिया कि ट्रांसमिशन लाइन में हम इंडक्टिव इफेक्ट को ज़्यादा मान्यता देते हैं एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटिव। अगर ये अंडरग्राउंड केबल की बात की जाती तो कैपेसिटिव इफेक्ट्स की ज़्यादा मान्यता होती है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का सी। अगर हम 86 की बात करें, द स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, जो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो क्या इसका 86 का ऑल ऑफ दीज। अगर हमें 87 क्वेश्चन की बात बताएं तो वाटर हैमरिंग अकरिंग, मतलब वाटर हैमरिंग कहाँ पर होती है। वाटर हैमरिंग का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी कारणवश आपके टरबाइन के जो गेट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, कोई आपका फॉल्ट अकर होने की वजह से। अब पेन स्टॉक में इतना पानी है जिसकी वजह से अगर वो उस पानी को उस मतलब एक तरीके की क्या कि कैनेटिक एनर्जी से पानी, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी हमारे रिजर्वायर में थी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वो हाई कैनेटिक एनर्जी होगी। अगर हमने एकदम से गेट बंद किया तो कहीं ना कहीं वो कैनेटिक एनर्जी तो कहीं तो जाएगी, तो वो क्या करेगी, आपके जो पेन स्टॉक होते हैं उसको वो बर्स्ट आउट कर देगी। अब देखो आपके जो पेन स्टॉक है वो दो प्रकार के इसमें होंगे, एक आपके RCC के बने होंगे और एक आपके स्टील का बना होगा। जो आपका RCC के जो पेन स्टॉक बने होते हैं वो आपके बाहर आपको देखने को मिल सकते हैं,
जैसे अगर आप एग्जांपल बताऊं तो जैसे पम्प स्टोरेज वाटर प्लांट की बात करूं तो उनके पेन स्टॉक आपको बाहर से दिख जाएंगे। बट अगर हम बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करें, जैसे आपका लारजी में हाइड्रो पावर प्लांट है, तो उनका जो पेन स्टॉक है वो स्टील का बना है और वो अंडरग्राउंड आया है। तो ये जो पेन स्टॉक्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं या वाटर हैमरिंग की वजह से टूट सकते हैं। तो उससे कौन चीज़ बचाती है? सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक आपका मीडियम और हाई हेड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लो हेड के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो 87 का आंसर है क्या आपका? सी, पेन स्टॉक। फॉर 88 क्वेश्चन नंबर फॉर इसमें जो है हार्नेसिंग लो वेरिएबल वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विद रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेन्स। अब देखो इसमें क्या लो वाटर हेड है, तो लो वाटर हेड एक ही जगह होता है कपलन में, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लो हेड कपलन, मीडियम फ्रांसिस एंड हाई हेड पेल्टन। तो 88 का हो जाएगा आपका सी। आपका जो फ्रांसिस एंड कपलन है वो रिएक्शन टर्बाइन में आया है। अगर हम बात करें और इम्पल्स में आपका आएगा पेल्टन। अब 89 क्वेश्चन की बात करें तो आइडियल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डिवाइसेस। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन की बात की गई है। अभी देखो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। तो अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल में होगा क्या कि आपका जो ड्रॉप है वो होगा जीरो, मीन्स रेजिस्टेंस जीरो होगा, इंडक्टेंस जीरो होगा, तो मीन इनकी वजह से कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो मीन्स प्राइमरी, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन से सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन तक भेज रहा हूँ, तो अगर इसमें 100 वोल्ट है तो सेकेंडरी में भी 100 वोल्ट मिलेगी, मीन्स इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या है? जीरो। मीन इन दोनों में 100 माइनस 100 कोई भी डिफरेंस है नहीं है, तो इनका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो देखने को मिलेगा। तो क्या है इसमें आइडियल वैल्यू? तो इसमें क्या है? जीरो। बट अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें तो अगर फॉर एग्जाम्पल 100 वोल्ट है और यहाँ पर 80 वोल्ट सेकेंडरी में मिली है, तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं ड्रॉप है, तो उसकी वजह से उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 25% हो जाएगा। जितना आप जीरो से ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा मीन्स वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिलता है। अब कमेंट में ये बताना कि जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन और सिंक्रोनस का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस फॉर्मूला होता है और ज़्यादातर बच्चे इसको क्वेश्चन में गलत करते हैं, क्वेश्चन पेपर में। अगर हम 90 क्वेश्चन की बात करें, हाइड्रो जनरेटर्स आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन। अब देखो सबसे पहले अगर हम टर्बो जनरेटर्स की बात करें तो इसमें ये नॉन सेलियंट टाइप के रोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि पोल 2 या 4, 2 में अपना 3000 आरपीएम है, 4 में अपना 1500 आरपीएम है। अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो इसमें सेलियंट मीन प्रोजेक्टिव टाइप रोटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि आपका पोल जो है वो 6 से 120 तक जाएंगे। तो 6 पोल में 1000 आरपीएम और 120 में आपका 50 आरपीएम। तो आपका इसमें क्या है कि जनरली किसके लिए अप्लाई किया जाता है? तो 6 पोल के लिए, मीन्स 1000 आरपीएम आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। देखो 1500 एंड 3000 तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, एंड 500 आरपीएम में मतलब नहीं है, तो हाइड्रो जनरेटर आर जनरली एम्प्लॉयड टू रन एट 1000 आरपीएम, इसका जो है आंसर है 90 का बी। अगर हम 91 की बात करें, एन इंडक्टिव मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन फीडर लाइन टू ऑपरेट द फीडर लाइन एट यूनिटी पावर फैक्टर द सिंक्रोनस मोटर शुड बी। सबसे पहले बात की जाएगी जो हमारा इंडक्टिव मोटर होती है वो रिएक्टिव प्लस एक्टिव पावर उसको चाहिए होती है, और सिंक्रोनस अगर हम इसको ओवर एक्साइटेड के नो लोड के ऊपर चलाएंगे तो उसका काम है रिएक्टिव केवीआर को देना। वो रिएक्टिव केवीआर लीडिंग भी हो सकता है और लैगिंग भी हो सकता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम यूनिटी पावर फैक्टर में चलाना चाहते हैं तो सिंक्रोनस मोटर को किस तरीके से चलाएं। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम एक्टिव पार्ट को बढ़ाएंगे तो अपना जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी की तरफ जाएगा, बट अगर जैसे एक्टिव होगा तो पावर फैक्टर यूनिटी होगा, जैसे आपका रेजिस्टेंस केस। बट अगर एक्टिव और रिएक्टिव होगा और पावर फैक्टर आपका लैगिंग और लीडिंग जाएगा, जो कि डिपेंड करेगा आपके लोड के ऊपर। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है एक तरीके से वो केवीआर को देगी। अब ये केवीआर को देगी तो मीन सप्लाई इसके थ्रू सिर्फ एक्टिव पावर को लिया जाएगा, और ये केवीआर कब दे सकती है? जब हम इसको ओवर एक्साइटेड और नो लोड के ऊपर चलाएं। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ओवर एक्साइटेड। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 92, अ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बाय। अब देखो क्या होता है कि जो आपका किस तरीके से अलग होता है स्क्विरल केज से। स्क्विरल केज में आपका क्या कि रोटर बार शॉर्ट सर्किट होते हैं, और इसमें क्या है कि वाउंड रोटर में आपका जो रोटर है वो उसमें स्लिप रिंग होते हैं। तो किस वे में आपका ये जो है उससे अलग होता है? तो वो है प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग। अगर इसमें बात करें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो इसका हो जाएगा ए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर नहीं, स्क्विरल केज में जो हमारा इसमें स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो यहाँ पर कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम वाउंड रोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग टॉर्क हमें अच्छी मिलती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है स्क्विरल केज में, पावर फैक्टर भी अच्छा होता है स्क्विरल केज में। बट हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम वाउंड रोटर का इस्तेमाल किया जाता है कुछ एप्लीकेशंस में। एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर दोनों कम होता है किसमें? वाउंड रोटर में। अगर हम 93 क्वेश्चन की बात करें,
If an induction motor is operated at 60% of its synchronous speed, the maximum efficiency under the ideal condition theoretically possible is. अब देखो फॉर आइडियल इंडक्शन मोटर में क्या है कि स्टेटर के कॉपर लॉसेज जीरो होने चाहिए, रोटेशनल कॉपर लॉसेज जीरो होने चाहिए। तो ये हमारे पास जो एयर गैप है, एयर गैप मीन्स यहाँ पर स्टेटर वाला पार्ट के आगे जा चुके हैं। मीन्स अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर स्टेटर पार्ट है, अभी हम स्टेटर के पार्ट से जा चुके हैं किसमें, ये रोटर के पार्ट तक। तो मीन्स यहाँ पर क्या आपकी रोटर की इनपुट है, यहाँ पर हमारी क्या है रोटर की इनपुट है। तो रोटर की इनपुट में हमारे पास जो है एयर गैप पावर आपको मिली है। अब एयर गैप पावर से अगर हम देखें इसको निकालें तो ये क्या आपकी कॉपर लॉसेज हैं, किसके, रोटर के कॉपर लॉसेज हैं, और यहाँ पर आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है जो कि 1 - ऑफ पीजी है। तो इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी में हमें पता है कि रोटर की आउटपुट होगी ये चीज़, रोटर की इनपुट होगी आपकी ये चीज़। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो आउटपुट अपॉन इनपुट होती है। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या है, ये पीएमडी मीन्स इसमें मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। इसके बाद क्या होती है, आपकी शाफ्ट की पावर होती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट्स कर सकते हो कि जो आपकी शाफ्ट, जो आपकी फॉर एग्जांपल क्या मैं बोलना चाहता हूँ, आपकी जो प्लेट होती है इंडक्शन मोटर में उसमें कौन सी पावर दी होती है, तो वो हमारी शाफ्ट की पावर दी होती है, ना कि मैकेनिकल पावर या कोई और पावर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है। अगर एफिशिएंसी की बात बताएं तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट की बात बताएं तो 1 - S/PG होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ को हमने लगाया, पीजी कट गया, 1 - S, ये रोटर की इंटरनल एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, इसी के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो 1 - S, तो 1 - NR/NS, 1 and 1 कट जाएगा, NR/NS पॉजिटिव हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो इंडक्शन मोटर है वो 60% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, तो 60% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड अपॉन सिंक्रोनस ये कट जाएंगे, एफिशिएंसी कितनी है आपकी 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 93 का आंसर डी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 94, हॉरिजेंटल माउंटेड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय। अब देखो इसमें क्या है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास जो डैम्पिंग है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है और एडी करंट डैम्पिंग है। अब देखो डैम्पिंग होती क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ को मेज़र किया, फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर का करंट था वो उसने मेज़र किया, बट क्या है कि जब वो 10 एम्पेयर तक पहुंचेगा तो आपका जो पॉइंटर है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता रहेगा, मीन्स ऑसिलेट होता रहेगा। तो डैम्पिंग का काम है उस ऑसिलेशन को एक तरीके से स्थिर में लेकर आना, कि जो आप रीडिंग को मेज़र कर सकते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पेयर का करंट था गया, इसमें ऑसिलेट करता रहा, तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते कभी भी। तो जब ये स्थिर होगा तो आपको जो दिख जाएगा कितना है ये 10 एम्पेयर। अगर आई होप मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये 1 था, यहाँ पर ये 10 है, आपका पॉइंटर जो है कहीं है इधर। अभी पॉइंटर यहाँ पे और यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा, तो आप इसको मेज़र कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जो डैम्पिंग का काम है इसको स्थिर में लेकर आना, कि जिसके थ्रू आप आसानी से मेज़र कर सकते हो अपनी रीडिंग को। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। अब इसमें सेकंड की बात करें तो एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की किस लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको पता है, या नहीं पता है तो सर्च मार के लिख दो। एडी करंट डैम्पिंग की बात करें तो इसमें क्या PMMC है, एनर्जी मीटर है और ग्लैवनोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का आपका क्या है 94 का बी। अगर 95 की बात करें 250 voltmeter has a granted accuracy of 2% on the full scale reading. What is the percentage error if it measure 150 वोल्ट। इसको मेरी जो मतलब कि मैं इस तरीके से करता हूँ कि जो आपको जैसे वोल्टेज दी हो 250 में आपकी जो है कितनी एरर दिया गया है 2% का, अपॉन डिवाइडेड बाय कर दो आप जिसके ऊपर आप जिस मेजर वैल्यू के ऊपर आप जो है एरर को निकालना चाहते हो। तो 250 इंटू एरर अपॉन 150, तो इसका आंसर है 3133। एक्यूरेट आंसर निकलेगा आपका बी। तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। अगर हम 96 की बात करें, स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्टमीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर फॉर फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। इफ़ इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पेयर द मीटर रीडिंग इज। अब देखो स्प्रिंग कंट्रोल में जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, दो प्रकार की कंट्रोलिंग टॉर्क है, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग वाली आपकी जो है इसमें आपका लीनियर स्केल होता है, तो इसमें जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन मीन थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपकी क्या है डिफ्लेक्शन 100 वोल्ट के हिसाब से बताई गई है। तो अगर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात बताएं तो ये आपका करंट है, तो करंट इसमें होगा मूविंग आयरन में 1/2 I1 I2 dl/d थीटा। तो इसके बाद I1 एंड I2 अगर इक्वल है तो I स्क्वायर हो जाएगा आपका, डिफ्लेक्टिंग की बात की गई है, और जो कंट्रोलिंग है वो 100 है। इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि 0.5 मिली एम्पेयर में कितनी मीटर रीडिंग करेगा। तो बस ये कि 1 मिली एम्पेयर का स्क्वायर
प्रोपोर्शनल टू 100 एंड 0.5 मिली एम्पेयर का स्क्वायर, ये चीज़ हमें नहीं पता, तो क्रॉस क्रूज करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पर कितना है 25 वोल्ट, तो इसका 96 का हो जाएगा आपका ए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो इसको वापस आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर अगले की बात करें, इसमें आपका 97 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 I² DL/d थीटा। इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की बात की जाती है, स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, AC DC दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मीन्स एक तरीके से बोलें तो RMS वैल्यू ही मेजर कर रहे हैं। वोल्ट मीटर मीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इसमें हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें आयरन कोर होता है, नाम ही है आयरन, मूविंग आयरन, तो आयरन कोर की वजह से हिस्टैरिसीस लॉस होंगे। और 125 हर्ट्ज़ के ऊपर जाओगे तो एडी करंट भी इसमें इंक्लूड होता है। अब इसमें क्या है कि ये नॉन लीनियर स्केल है, मीन्स क्रैम स्केल। मीन्स नॉन लीनियर का क्या मतलब हुआ, जैसे 1 2 3 होना चाहिए था, अब आया इसमें 1 5 6, कुछ मतलब अलग अलग नंबर आएंगे, अनइक्वल नंबर, उसका लीनियर नंबर स्टार्ट हो जाएंगे, या लीनियर भी नहीं होंगे तो अनइक्वल ही स्टार्ट होते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर स्केल या क्रैम स्केल। सेंसिटिविटी इसकी कम है, सेंसिटिविटी कम का मीन्स टॉक टू वेट रेशियो भी कम है, मीन्स आपका जो पॉइंटर का जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी होगा। पॉइंटर हमेशा आपका वेरी लाइट होना चाहिए, लाइट भी नहीं, वेरी लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसिटिविटी का ये मतलब हुआ कि एक तरीके से मैं अगर बताऊँ तो हल्का सा भी कुछ चेंज हो रहा है क्या, वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेंस कर पा रहा है या नहीं, उसको बोला गया सेंसिटिविटी यहाँ पे। अब अगर 97 का आंसर हो गया आपका बी। अगर हम 98 की बात करें, द मेजर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 10.25 ओम, वेयर इट वैल्यू इज 10.22 ओम, एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। वही है कि मेजर वैल्यू हमारी थी 10.25 ओम एंड जो आपकी ट्रू वैल्यू थी वो 10.22 ओम थी, तो एरर कितने का इसके बीच में, तो मेजर -2, तो मेजर इतनी, ट्रू इतनी, तो जितना 0.03, मीन सिंपल क्वेश्चन, आंसर 98 का बी। अगर हम अगले की बात करें 99, एयर क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फेरीमैग्नेटिज्म। तो हमें पता है एयर चीज़ पैरामैग्नेटिज्म होता है, इसमें जो इसकी सब्सिबिलिटी होती है स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। अगर हम स्मॉल एंड नेगेटिव बात करें तो डाया, और अगर हम इसमें हाई प्लस पॉजिटिव बात करें तो क्या है, फेरो। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का बी। अगर हम 100 मीन्स लास्ट क्वेश्चन की बात करें, द बेस्ट वेराइटी ऑफ कॉपर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हिज। तो देखो इसमें क्या है कि जो करंट डेंसिटी होती है सबसे बेहतरीन होती है प्योर एनिमल्ड कॉपर की। बहुत रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इसकी करंट डेंसिटी को आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि इसका करंट बढ़ेगा, और हम क्या चाहते हैं कि आपका जो करंट है उस कॉपर में से वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ, ईजिली फ्लो ऑफ करंट, तो इसमें होगा आपका 100 का ए। आई होप आपको ये जो मैंने आप आज क्वेश्चन कराए आपको ये समझ आ गए होंगे, और जो आपको चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप नोट करें। और अगर आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, या क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और आप जो है सर्च करके भी देख सकते हो HPJ अभिषेक। इसमें मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे आपको जितनी भी ये PDF है वो अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी विभाग हिमाचल प्रदेश की न्यूज़ होगी, जितना मेरे को पता चलेगा मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपको जो है बाद में ए के भी पेपर मिल जाएंगे, जे के भी पेपर धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे जैसे जैसे हमारा ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। धन्यवाद, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल।